फ्रेंड्स, हमने कल एपिसोड 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में कुछ जनरल चीज़ों पर डिस्कशन किया, जिसमें टूल्स, टेकल्स, मटेरियल्स, लोगों के बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स और बेसिक अपने साइट ऑफिस स्टोर्स वगैरह के सेटअप और कामों के कमेंसमेंट के बारे में बात की। आज मेरा मेन फोकस एपिसोड 2 में हर तरह के लोगों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर रहे। कितने तरह के लोग हैं हम लोग। शुरू करते हैं। वॉचमैन, ऑपरेटर, स्टोर कीपर, सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स और एचओडीज। इतने तरह के लोग सब लोग हैं। सबसे पहले ये कोशिश होनी चाहिए हमारी कि हर एक के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड हों और लोग उसी के अकॉर्डिंग अकाउंटेबल भी हों, जिम्मेदार भी और जवाबदेह भी हों। सबसे पहले वॉचमैन की बात करते हैं। तो वॉचमैन के नाम पर हम यूजुअली क्या करते हैं कि किसी एक आदमी को हम रख देते हैं। उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसकी क्या जवाबदेही है, ये तय नहीं करते। तो इसकी वजह से वो खुद भी ये जान नहीं पाता कि उसको एक्चुअली करना क्या है। तो इसलिए हम जब भी किसी वॉचमैन को रखें तो एक उसका रजिस्टर मेंटेन करें कि वो कब आया, कब गया, उसने किस तरह से अपने किन कामों को अंजाम दिया, उसने क्या देखा। जब भी हम उसको कोई एरिया दे रहे हैं जिसका कि उसको रखवाली करनी है, तो हम ये इंश्योर करें कि उस एरिया में प्रॉपर तरीके से लॉक लगा हुआ है जब हम उसे हैंड ओवर करें। अगर कोई सामान बाहर पड़ा है जिसकी उसको रखवाली करनी है, तो उस पर उस तरह का कोई हम मार्का भी बनाएं जिससे उसको पता रहे कि हाँ, ये सामान ठीक है। अगली सुबह उससे मिल के रिपोर्ट लेके फिर उसको फ्री करें और शाम को आने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से हम चीज़ों के प्रति हैंड ओवर करें, जवाबदेह बनाएं उसको। ऑपरेटर्स के केस में भी हमें ये चीज़ देखनी चाहिए, जैसे कि कई तरह के ऑपरेटर्स हमारे यहाँ पर काम करते हैं। जेसीबी चलाने वाले लोग हैं, कोर कटिंग मशीन चलाने वाले लोग हैं, ब्रेकर है, बड़ा वाला ब्रेकर है हिल्टी का, जिसको ऑपरेट करते हैं लोग। उसके बाद में फिर ड्रिल मशीन्स हैं, वेल्डिंग मशीन्स हैं और भी कई तरह की मशीनें हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो उन सभी मशीनों को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे उनकी छोटी मोटी रिपेयर करनी है, कैसे उनकी छोटी मोटी देखभाल करनी है। जैसे मैंने कई बार देखा है कि साइट पर वेल्डिंग मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, उसमें कुछ नहीं होता, उसके छोटे छोटे नट बोल्ट्स लूज हो गए हैं या खुल के गिर गए हैं। तो हमें उनको प्रॉपर्ली टाइटन करते रहना चाहिए। वो वाइब्रेशन होती है, इस वजह से खुल जाते हैं और गिर जाते हैं, आवाज़ करते हैं, बाद में फिर मेजर ब्रेकडाउन होता है। इसी तरह से जो ड्रिल मशीन्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, उन ड्रिल मशीन्स के अंदर भी कार्बन बदला जाना होता है। हम तब तक मशीन को यूज़ करते रहते हैं जब तक कि वो ब्रेकडाउन नहीं हो जाता। तो इस वजह से हमें पता करना चाहिए, हमें पूछ लेना चाहिए कि भाई इसका कार्बन कब बदला जाना है, और उस पीरियडिकली हम एक कोई फॉर्मेट क्रिएट कर सकते हैं और उस टाइम पर, उस ठीक टाइम पर हम उसके कार्बन को चेंज कर सकते हैं। ये छोटे मोटे फॉर्मेट्स बड़े इजीली साइट्स पर बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह की जिम्मेदारियां ऑपरेटर्स की हों कि वो मशीनों को ठीक रखेंगे, चालू हालत में रखेंगे, लेकिन उसके लिए हमें उनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा। अगला नंबर आता है स्टोर कीपर्स का। स्टोर कीपर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पोजीशन है जो हमेशा से नेग्लेक्टेड रही है। हम लोगों ने इस दिशा में बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स अभी तक इसमें आए नहीं हैं। हमने हिल्टी ऑन ट्रैक का भी सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, लेकिन उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता, सिवाय इसके कि उसकी फ़ीस लगभग 20,000 रुपये महीने जाती रह रही है, और हमने उस सॉफ्टवेयर पर भी काफ़ी अच्छा खासा एक हेफ्टी अमाउंट खर्च किया। तो स्टोर कीपर्स को भी हमें एजुकेट करना है और उसके बाद में उनको अकाउंटेबल बनाना है। कैसे? सबसे पहली बात ये कि स्टोर कीपर के नाम पर हमें कोई पढ़ा लिखा प्रॉपर तरीके से ऐसा आदमी जिसको कि वास्तव में काम की ज़रूरत है उसको रखना है। ऐसा नहीं करना कि हम एक अनपढ़ किसी हेल्पर को उस जगह पर रख दें। बिकॉज पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने लगभग 35 से 36 करोड़ रुपए का सामान खरीदा। अब ऐसा कैसे कर सकते हैं कि उस सामान को हम किसी अनस्किल्ड हेल्पर के सहारे छोड़ दें? तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। हमें स्टोर कीपर के बजाय इस पोजीशन को अब आगे से स्टोर मैनेजर लिखना है और पढ़े लिखे आदमी को रखना है, उसको एजुकेट करना है। एजुकेट करने के लिए सबसे पहले उसको हर तरह के सामान के बारे में बताना है, कौन सा सामान कितने महत्व का है, कितनी कीमत है उसकी, उसके अकॉर्डिंग उसको स्टोर में किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर रखा जाना है, उसके लिए व्यवस्थित तरीके से बात समझानी है, उसके प्रॉपर तरीके से स्टॉक रजिस्टर्स बनवाने हैं। और
आपको ये भी करना है कि जब भी आप कोई रिक्वायरमेंट हेड ऑफिस को भेजते हैं तो उसकी एक कॉपी स्टोर मैनेजर को दें। उसका जो सामान का जो परचेज ऑर्डर हेड ऑफिस इशू कर रहा है उस परचेज ऑर्डर की कॉपी भी उसको अपने साथ रखनी होगी, और उसके बाद जो परचेज ऑर्डर के हिसाब से सप्लाई हुआ मटेरियल है उस इनवॉइस की कॉपी भी वहाँ पर उसके पास एक होनी चाहिए। वो इन सारी चीज़ों को आपस में मैच करें। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि पिछले पूरे 1 साल में हमने जो बताया अभी कि 35-36 करोड़ का हमने सामान खरीदा, उस पूरे सामान में क्या कभी कोई गलती नहीं हुई इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वांटिटी और क्वालिटी? आज तक कभी ये किसी बिल में जो इतना सामान हज़ारों इनवॉइसेस के तहत साइट्स पर सप्लाई किया गया, जिसमें सैकड़ों सप्लायर्स ने सामान सप्लाई किया, क्या कभी भी उसमें कोई क्वांटिटी ऊपर नीचे नहीं हुई? क्या कभी भी किसी सामान की क्वालिटी ऊपर नीचे नहीं हुई? ऐसा नहीं हुआ होगा। क्यों हमें पता नहीं चला? क्योंकि साइट पर उसको प्रॉपर तरीके से रिसीव करने के बाद चेक नहीं किया गया। तो हमें स्टोर कीपर को उसके लिए अकाउंटेबल बनाना होगा कि वो उन सामानों को प्रॉपर तरीके से देखे कि हमने रिक्वायरमेंट क्या दी, परचेज ऑर्डर क्या दिया गया, और उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट जो मटेरियल सप्लाई हुआ वो इनवॉइस में उसका रेट मैच करता है कि नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका क्वांटिटी कितनी है, वो सारी चीज़ों को वो क्रॉस चेक करें और अपने पास रिकॉर्ड रखें और उस सामान को भी अपने पास ठीक तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखें। ये रिकॉर्ड अपने पास स्टोर कीपर रखेगा। सारे सामान को इशू करने, वापस आए हुए सामान को फिर से रिसीव करने, सारे टूल्स एंड टेकल्स का, इन सभी चीज़ों के प्रति स्टोर कीपर की, स्टोर मैनेजर की जिम्मेदारी हमें नियत करनी होगी। इससे संबंधित अगर कुछ फॉर्मेट्स क्रिएट किए जाने हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वेरियस फॉर्मेट्स बनाएं और शेयर करें। उन फॉर्मेट्स को एक बार सभी को देखने के बाद उसको कंपाइल करेंगे। इसके बाद नंबर आता है सुपरवाइजर्स का। सुपरवाइज़र पोस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली पोस्ट है। अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ सुपरवाइजर्स की है और पूरी कंपनी के लिए इनका बड़ा पिवटल रोल है। इन्हीं के इर्द गिर्द सारा कुछ घूम रहा होता है, लेकिन इनकी कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही प्रॉपर तरीके से नियत नहीं है, क्योंकि हमने उनको कभी इस तरीके से बताया नहीं है, ट्रेनिंग नहीं दी है। तो हमें अब ये करने की पूरी ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह है कि उनको खुद को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि वो सारे टूल्स टेकल्स के बारे में, सारे टाइप के मटेरियल्स के बारे में उनको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद उनको जो काम कराने हैं उन सभी एक्टिविटीज़ के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी कैसे होगी। कोई पाइप लगना है तो वो कैसे लगेगा, पाइप का बॉटम कहाँ पर होगा, पाइप का टॉप किस लेवल पर रहना होगा, स्लोप कहाँ पर होगा, अगर कोई कंक्रीटिंग हो रही है तो वो कंक्रीटिंग का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या होगा, इसका IS कोड क्या होता है मटेरियल का, कोई मैनहोल बन रहा है तो मैनहोल कैसे बनेगा, पाइप का जॉइंट कैसे होगा। इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सुपरवाइज़र की है। तो सुपरवाइज़र को उसके बारे में पूरा ज्ञान भी होना चाहिए। उसको मोर्टार के रेशियो के बारे में भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये मसाला 1-4-8 का लगेगा, ये कंक्रीट यहाँ पर 1-5-10 की लगेगी, ऑलराउंड कैसे होती है, हंचिंग कैसे होती है, स्लोप कितना होता है। इन सभी चीज़ों के विषय में सुपरवाइज़र्स को जानना होगा। उसके अलावा जो भी वर्कर्स लगाते हैं उन वर्कर्स का चुनाव करना, किसको कहाँ पर लगाया जाना है, उससे काम की कैसी आउटपुट ली जानी है, ये सभी भी जवाबदेहियाँ सुपरवाइज़र्स की हैं। मैं सभी सुपरवाइज़र्स को ये कहूँगा कि वो अपने वर्कर्स को ठीक तरीके से ट्रेन करें। बलराम तुम्हारा माइक्रोफोन बंद है नीचे से। तो सभी वर्कर्स के लिए आप उनका चुनाव ठीक ढंग से करें, किसको कहाँ पर किस काम में लगाया जाना है, उसने वहाँ पर काम कैसा किया है, ये शाम को ज़रूर देखें। कुछ ऐसे फॉर्मेट्स डेवलप किए जाएं जिसमें प्रतिदिन किस आदमी ने कितना वर्क डन दिया है, उसकी क्या आउटपुट रही है, उसकी क्वालिटी कैसी रही है, और उस फॉर्मेट के लास्ट में एक कॉलम हो जिसमें आप प्रतिदिन ये लिखेंगे कि उसकी उस दिन की प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री रही कि नहीं, संतोषजनक है या नहीं है, अच्छा है, कम है, एवरेज है, पुअर है। इस तरह से उनको डिवाइड किया जाएगा और इन सारे फॉर्मेट्स को इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए बनाएंगे। और साथ में जब आप सैलरी का डिटेल महीने में भेजते हैं उस समय वो पूरा पुलिंदा आप हेड ऑफिस को भेजेंगे। किसी भी तरह से कोई भी रिवर्किंग
अवॉइड की जानी चाहिए। किसी भी तरह की रिवर्किंग साइट पर ना हो, किसी भी तरह के लीकेजेस साइट पर ना आए। ये चीज़ें आप लोगों को और इंश्योर करनी होंगी। मैं अभी देखता हूँ कि जब साइट पर कोई काम गलत हो जाता है तो उसके लिए किसी की जवाबदेही नहीं होती। कभी कोई पाइप बाहर आ रहा है, कभी कोई पाइप ऊपर आ रहा है, कभी कोई पाइप नीचे आ रहा है, कभी कोई पाइप चोक हो गया है, कभी कहीं से लीकेजेस हो रही हैं। तो हम उनको एक कॉमन पार्ट ऑफ द जॉब समझ लेते हैं, जो कि ऐसा होना ही बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर किसी के काम में कोई लीकेज निकलती है, कोई गलती निकलती है, कोई कमी निकलती है, तो ये उसकी पूरी तरह से जवाबदेही होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह से आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि क्लाइंट आपको एक बार किए गए काम का ही पैसा बड़ी मुश्किल से देता है, आप उसको 2 बार कहाँ से कर सकते हैं। तो ये जवाबदेही आपकी होनी चाहिए। अभी की तारीख में मैं अक्सर देखता हूँ कि अगर एक साइट पर कई सारे लोग हैं तो उसमें सबसे जूनियर सुपरवाइज़र या एक स्टोर कीपर किसी तरह से रजिस्टर में सिर्फ लोगों के नाम लिख करके और वो ग्रुप में पोस्ट कर देता है, बस उसका काम ख़त्म। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप अपने कामों के प्रति जवाबदेह बने, अपने ज्ञान के स्तर को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे तब तक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन उन्नति नहीं करेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन उन्नति नहीं करेगा तो आपकी उन्नति भी नहीं होगी, ये बिल्कुल तय बात है। तो आप लोग जो भी काम करें जवाबदेह होकर के करें। मैंने आज तक किसी सुपरवाइज़र को किसी भी लीकेज के लिए जवाबदेह होते नहीं देखा, विच इज़ नॉट राइट। ये चीज़ आप लोगों को इंश्योर करनी पड़ेगी। कामों की पहले पूरी कार्य योजना बनाएं, कहाँ पर आप काम करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, उसके साथ के लिए क्या सामान उपलब्ध है, वहाँ पर कैसे काम होना है। शाम को काम ख़त्म होने पर डेप्थ में पूरा उसका इंस्पेक्शन करिए। आपके पास मेजरिंग टेप, राइटिंग पैड और बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। जब भी आप जाते हैं आपके पास वो वर्किंग ड्राइंग भी होनी चाहिए कि जिससे आपने काम वहाँ पर कराया है। आप उनको प्रॉपर तरीके से चेक करें और ये इंश्योर करें कि जो काम आज आपने ये करा दिया है, ये अब दोबारा से इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने अक्सर देखा है कि साइट पर ड्राइंग के नाम पर बहुत पैसा खर्च होता है। यहाँ डिज़ाइनर ड्राइंग्स बना रहा होता है, उसके बाद उनका प्रिंट निकालते रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ड्राइंग्स साइट पर ढेर होती हैं, लेकिन जिस ड्राइंग से काम हुआ होता है वो ड्राइंग साइट पर नहीं मिलती। तो आप अब बिल्कुल इस प्रैक्टिस को बंद कर देंगे और आपके पास 2 सेट ऑफ ड्राइंग्स रहेंगे और ये जिम्मेदारी सुपरवाइज़र की होगी। प्लीज़ ध्यान ले लें, इसमें इंजीनियर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सुपरवाइज़र से मेंटेन करेंगे कि आपके पास 2 सेट ऑफ ड्राइंग्स होंगे। एक सेट जो आप साइट पर यूज़ करेंगे जिसमें हर फोल्ड के पीछे टेप लगा होगा, और एक बंच रोल में रखेंगे, सीक्वेंस से सारी ड्राइंग्स उसमें लगी होंगी। जहाँ पर भी किसी जगह ड्राइंग में कोई चेंज आएगा आप वहाँ पर क्लाउड कर करके उसमें साफ़ सुथरे पेन से चेंज को मार्क करेंगे। ये सारा काम के साथ साथ होगा। आज अगर वो चेंज आया है तो आज आप उस ड्राइंग को मार्क कर देंगे, जिससे कि जब भी एज बिल्ड ड्राइंग बनाने की बात आएगी तो वो पूरा का पूरा बंच आप हेड ऑफिस के हवाले कर देंगे और हेड ऑफिस एज बिल्ड ड्राइंग्स बना करके आपको दे देगा। इस पर बहुत सारा समय बर्बाद होता है, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो मेनली सुपरवाइज़र के एड्रेस से मेरा ये कहना है कि अभी आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो आप लोग इन चीज़ों का बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान दीजिए। आप किसी से किसी तरह के फॉर्मेट बनाए जाने का इंतज़ार नहीं करेंगे। आपको बहुत सारे तरीके के फॉर्मेट्स, रजिस्टर्स खुद से बनाने हैं और खुद से बनाने के बाद में उनको इस्तेमाल करना है, उनको अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में लाना है। ऐसे ही करके आपको सीख सकेंगे। इसके साथ साथ आपको अपने मटेरियल को भी रिकॉन्साइल करते रहना है, उसको बार बार देखना है, अपने स्टोर में जाकर भी देखना है कि कौन से सामान ऐसे हैं जो मेरे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं जिनको मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। आप हेड ऑफिस को उसके लिए नोटिफाई करेंगे, अपने सीनियर को नोटिफाई करेंगे कि ये चीज़ें हैं जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसे रास्ते भी तलाश करेंगे कि किस तरह से उनको इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, जो काम भी आप करेंगे उसकी मेज़रमेंट्स के लिए आपके पास रजिस्टर होना चाहिए। उस रजिस्टर में आप उनकी मेज़रमेंट्स भी लिखते चलेंगे और बिलिंग इंजीनियर के साथ बहुत अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज हो करके आप काम करेंगे कि जिससे जो काम आपने किया है वो काम कोई छूटे ना, आपकी हर आइटम बिलिंग में आ जाए। तो ये सुपरवाइज़र्स के लिए कुछ चीज़ें मैंने कही हैं, लेकिन ये बहुत संक्षिप्त है क्योंकि मुझे छोटे से वीडियो में बहुत कुछ चीज़ें शेयर करनी है आप लोगों से। तो इसलिए
मैं यहीं पर आपसे सुपरवाइज़र से इतनी ही बात कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को ठीक से समझेंगे, फॉर्मेट्स बनाएंगे और इस वीडियो को कई बार रिपीट करके देख के फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं जब भी अब साइट्स पर आऊँगा तो आप लोगों से डायरेक्टली इन चीज़ों को देखूँगा। मैं डायरेक्टली आपसे पूछ सकता हूँ कहीं भी जहाँ पर आप काम कर रहे होंगे कि ये मैनहोल में आपने जो बनाया है इसकी ड्राइंग क्या कहती है, इसकी डेप्थ क्या है, इसका साइज़ क्या है, इस तरह के स्पेसिफिकेशंस पर मैं आप लोगों से बात करूँगा। तो वहाँ आप लोगों को कोई एम्बेरेसिंग सिचुएशन ना क्रिएट हो, इसलिए आप अपने करे जाने वाले कामों के बारे में ठीक से समझें। आपका मटेरियल किस ग्रेड का है, आपका पाइप किस ग्रेड का है, किस मेक का है, क्या फिटिंग है, कैसे होना है, वो सारी चीज़ों का आप ज्ञान अर्जित करें। जब भी कहीं आपको कोई दिक्कत आती है, आप सभी के पास मेरा नंबर है, प्लीज़ इमीडिएटली मुझे व्हाट्सअप करें, लिखें, फ़ोन करें, जो भी होगा मुझे बताने में बेहद ज़्यादा खुशी होगी। इसके बाद इंजीनियर्स और बिलिंग इंजीनियर से मेरा यही कहना है कि सिर्फ नाम से इंजीनियर होना अच्छी बात नहीं, आप लोगों को रियल मायने में इंजीनियर होना चाहिए। इंजीनियर होने का मतलब ये है कि आपको इंजीनियरिंग आनी चाहिए। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग की स्पेलिंग ठीक से नहीं लिख सकते, विच इज़ वेरी बैड। तो आप लोग सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके काम से रिलेटेड हैं, आपका BOQ है, जनरल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, मेक्स ऑफ मटेरियल्स, सारी चीज़ों को गंभीरता से पढ़ें। उन कागज़ों पर आप अपनी रिसर्च करें। जैसे ही आपको कोई प्रोजेक्ट अवार्ड होता है वैसे ही उस प्रोजेक्ट के इन सारी डॉक्यूमेंटेशन को आप अच्छे से पढ़ लें, ड्राइंग्स को स्टडी कर लें। तभी के तभी आप अपनी वेरिएशन, डेविएशन, अमेंडमेंट, एक्स्ट्रा आइटम्स, सब्स्टिट्यूट आइटम्स, जो कुछ भी बनानी है आप उसी समय फर्स्ट कट बना लीजिए, सबमिट कर दीजिए। क्लाइंट को इंसिस्ट करिए, ऐसा नहीं है कि एक बार बनाना था हमने किसी तरह से दे दिया, बात खत्म हो गई। आप उनको बना करके उनके साथ में डिस्कशन करते रहें, इंसिस्ट करते रहें कि सर आज मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ कि प्लीज़ इसको अप्रूव कर दीजिए, बिकॉज 4 महीने बाद या 5 महीने बाद ये मेरी BOQ क्वांटिटी एक्सीड हो जाएगी या ये नई एक आइटम को इसको ऑपरेट करना पड़ेगा और उस समय मेरी कंपनी मटेरियल नहीं भेजेगी सर, क्योंकि ये रेट अप्रूव नहीं है। तो आप उसको करा पाएंगे। ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि आपका एक बहुत बड़ा हिस्सा आपके रेवेन्यू का इसमें फंसा हुआ रहता है कि वो डेविएशन, सब्स्टिट्यूट आइटम, एक्स्ट्रा आइटम्स अप्रूव नहीं है। दूसरी बात, जब काम करने से पहले आपकी ये आइटम्स अप्रूव नहीं होंगी तो क्लाइंट उसमें अपने मनमाने रेट पर आपको एग्री करने के लिए मजबूर करते हैं। वो चीज़ ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हर कॉन्ट्रैक्ट में साफ़ सुथरे तरीके से लिखा होता है कि आप पहले नोटिफाई करेंगे और एक्स्ट्रा आइटम्स, वेरिएशंस वगैरह की अप्रूवल कराएंगे। तो आप लोग उसको शिद्दत से लग करके ये करें। ये मेरा आपसे इसमें विशेष आग्रह है, एडवाइस है, इंस्ट्रक्शन है, जैसे भी आप इसको समझना चाहते हैं। दूसरी चीज़, शेड्यूल्स रियल टाइम के लिए बनाएं। शेड्यूल्स केवल क्लाइंट को देने के लिए ना बनाएं। शेड्यूल्स को बनाएं अपने रिसोर्सेज, अपनी कैपेबिलिटीज़, साइट कंडीशंस, सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए, जिसको कि आप रियल मायने में फॉलो करते हैं। कई बार जब माइक्रो शेड्यूल की बात होती है तो वो साइट और रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो आपका शेड्यूल है वो कुछ और कहता है, साइट बिल्कुल कुछ और कहती है। जो साइट पर वाकई में बैलेंस काम पड़े हुए हैं वो आपके शेड्यूल में बैलेंस की लिस्ट में दिखते ही नहीं। तो इसलिए आप इन चीज़ों को भी बहुत गंभीरतापूर्वक देखें और कई तरह के आंकड़े आप इकट्ठे करें। ये देखें कि आपकी लेबर परसेंटेज कहाँ जा रही है, ये देखें कि आपकी इनपुट वर्सेस आउटपुट कॉस्ट कहाँ जा रही है, ये देखें कि आपका महीने की बिलिंग का टारगेट क्या है और आपने अचीव क्या किया है। आप प्रोजेक्टेड वर्सेस अचीव्ड का भी चार्ट बनाएं। आप पिछले 3 मंथ्स, अगले 3 मंथ्स, इन सब का भी एक डेटा साथ साथ में चलाते चलें कि लेट्स से हमने एक प्रोजेक्शन रखा नेक्स्ट मंथ के लिए कि 1 करोड़ रुपए का काम हम करेंगे और आपने काम अचीव किया 80 लाख का। तो आप उसको रिव्यू करें कि इसमें कहाँ पर क्या बात हुई जिसकी वजह से हम टारगेट से पीछे रह गए और नेक्स्ट मंथ में हम इसको रियलिस्टिक मैनर में पूरा करने की कोशिश करें। तो आप अपने अंदर स्किल को डेवलप करें। दुनिया का कोई भी आदमी आपको और कोई ज्ञान देने के लिए नहीं आएगा जितना कि आप खुद अर्जित करना चाहेंगे तो आप अर्जित कर पाएंगे। ये प्रयास आपको खुद को करना पड़ेगा, आपके लिए कोई भी दूसरा नहीं आएगा। इस बात को आप प्लीज़ समझें। और आप आज का समय अगर बर्बाद करते हैं तो ये ठीक बात नहीं। मैंने बहुत बार इस बात को कहा है कि इंजीनियर सिर्फ 5 साल तक इंजीनियर रहता है।
उसको 5वें साल के बाद अपने अंदर मैनेजरियल स्किल्स डेवलप करने चाहिए और 5 से 10 साल के अंदर उसको मैनेजर वाले सारे स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करके मैनेजर का रोल पूरी तरह से फुलफिल करना चाहिए। आफ्टर 10 ईयर्स उसको अपने अंदर इंजीनियरिंग मैनेजरियल स्किल्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स को भी डेवलप करना चाहिए। इन सभी को आप डिटेल में, अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा आती है तो आप मेरे से कभी भी डिस्कशन करने के लिए उपयुक्त समय लेकर के आराम से बात कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को रियल मायने में इंजीनियर बनाएं। जो भी आपके मटेरियल्स हैं, जो भी आपकी टेक्नोलॉजी है, टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको समझने की कोशिश करिए। आपके पंप्स, पैनल्स कैसे फंक्शन करते हैं, क्या कंट्रोल लॉजिक्स हैं, पानी कैसे चलेगा, कैसे बंद होगा, देयर सो मेनी थिंग्स। तो आप उनको समझें, सारी चीज़ें, सारे तरह के स्पेसिफिकेशंस, IS कोड्स, ये सब आपकी टिप्स पर होने चाहिए। इसके लिए अपने को जवाबदेह बनाएं, अपने कुछ नोट्स बनाएं। ये इसको सिर्फ कैजुअली नहीं लेते रहें। और जो मैनेजर्स और HODs हैं उनसे मेरा यही कहना है कि ऑलवेज HODs बहुत प्रेशर में होते हैं। उनको क्लाइंट को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती है, उनको कंपनी हेड ऑफिस के साथ में ठीक तरीके से लाइजनिंग रखनी होती है, उसकी भी जिम्मेदारी होती है। तो इस मामले में वो अपने प्रेशर को सिर्फ इसी तरह से मैनेज कर सकते हैं जब उनकी टीम एफिशिएंट हो। एफिशिएंट टीम होनी बहुत ज़रूरी है। टीम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मेहनत करें। मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था, अब्राहम लिंकन ने कहा कि अगर मुझे कोई 6 घंटे में एक पेड़ काटने के लिए कहे तो पहले 5 घंटे मैं सिर्फ कुल्हाड़ी की धार तेज़ करने में लगाऊंगा। इस कोट का मतलब समझने की कोशिश करें कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली जी सकते हैं। कि पहले हम कामों पर सीधे अटैक ना कर दें, पहले हम ठीक तरीके से चीज़ों को समझें, अपने अंदर वो स्किल डेवलपमेंट करें। तो आप अपनी टीम को एफिशिएंट बनाएं। एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि ऐसा कुछ किया जा सकता है। और जो मैंने कहा भी, फॉर्मेट्स, और हर एक आदमी डाउन द लाइन काम करने वाले एक हेल्पर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही आपको नियत करनी होगी। आपको ये चीज़ भी इंश्योर करनी पड़ेगी कि अगर एक हेल्पर की भी सैलरी वेस्ट जा रही है तो वो भी क्यों जा रही है। इस तरह की पिलफ्रेजेस को हमें रोकना होगा, तभी आगे आने वाले इस टफ और चैलेंजिंग टाइम को हम ठीक तरीके से फेस कर पाएंगे। तो आई होप कि इस एपिसोड के इस पार्ट में मैं अभी इतना कह करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अगले एपिसोड में हम लोग और नई चीज़ों पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।